बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ पेज नंबर 56 पर आ जाओगे आप सीधा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ IUPAC नेम्स हैं इन इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के। तो मैंने आपको जो सेल्फ असेसमेंट की वीडियो है उसमें भी एक चीज़ सिखाई थी कि सबसे पहले जो है ना वो आपने क्या करना होता है, मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसे कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे देखिएगा सोडियम मौजूद है, एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, 2 सोडियम के ऊपर कितने आ जाएंगे +2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, एक हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर -1 होता है, 4 के ऊपर कितने हो जाएंगे -4। -4 में से +2 का आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लाटीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मिल जाएगी 2। यहाँ लिख दीजिए नाम सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो प्लाटीनियम 2। ठीक है, क्योंकि ये आयन नहीं है तो आयन नहीं लगेगा। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे पोटाशियम मेटल है एक, और दूसरा जो सेंट्रल मेटल है आपका ट्रांजिशन वो फेरिक है। पोटाशियम के हिसाब से निकाल लेंगे, +2 होगा। साइनाइड आयन, ईच साइनाइड आयन के ऊपर -1 होता है, 5 के ऊपर -5 आ जाएंगे। इसी तरीके से नाइट्रोसो जो ग्रुप होता है इसमें हर एक के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -5 और -1 को ऐड कीजिए, ये हो जाता है -6। इसमें से +2 रिमूव कर दीजिए पोटाशियम का, तो आपके पास फेरिक की ऑक्सीडेशन बच जाएगी 4। नाम लिख दीजिए इसका पोटाशियम हेक्सासायानो नाइट्रोसिल फेरेट 4। ठीक है, अगला देखिएगा, ये दोनों आयंस हैं तो इन दोनों को पहले साथ समझा देती हूँ, फिर इनके नेम्स बता दूंगी आपको। यहाँ पे एक अमोनिया जब वो न्यूट्रल होता है, 4 अमोनिया मौजूद हैं। इसका मतलब अमोनिया की साइड से तो आपको कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नहीं मिलेगी, लेकिन जो जिंक है इसके ऊपर ओवल और +2 चार्ज है, इसका मतलब ये चार्ज किसका है, जिंक का ही है। तो अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे देख लीजिएगा। इसका नाम आप लिखेंगे टेट्रा अमाइन जिंक 2 आयन, क्योंकि ये इस पे चार्ज लगा हुआ है इस वजह से इसके साथ आयन लिखा गया है। नंबर 4 देख लीजिए, ये आपके पास यहाँ पर निकल मौजूद है, ये थायोसाइनाइड है। थायोसाइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, 4 थायोसाइनाइड है तो -4 हो जाएगा। -4 में से -2 रिमूव कर दीजिए, इसका चार्ज बचेगा +2। ठीक है, अब कैसे लिखोगे आप देख लो। आप लिखोगे टेट्रा थायोसायानेटो निकलेट 2 आयन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर IUPAC का है ये मैंने क्लियर कर दिया है आपको। वंस अगेन इसके जो रूल्स है ना इसको आप बुक में से पढ़ लीजिएगा। ये बात मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट में भी कही थी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इन नेम्स को करना आ जाए। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है मेरे पास वो रीजनिंग का है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला रीज़न है कि वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी क्या वजह होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके लिए हम सीधा मूव करेंगे पेज नंबर 37 पर। पेज 37 पर आ जाओगे, देखो एक हेडिंग है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हेडिंग पुट नहीं करनी है आपको क्योंकि ये रीज़न में पूछा जा रहा है। इसकी वजह क्या होती है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनमें भी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है 3d ऑर्बिटल, दूसरा होता है 4s ऑर्बिटल। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्शियली फिल्ड होते हैं, 3d और 4s ऑर्बिटल्स में एक दूसरे में जंप भी करते हैं। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग हो रही होती है तो ऐसे में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं मोस्टली इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कहाँ से लिखेंगे आप देखें, यहाँ से लिखेंगे द वेरिएशन इज ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d एज वेल एज 4s orbitals take part in the bond formation, so that is why they show variable oxidation state। ये लास्ट लाइन आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, मार्क कहाँ से करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करना है। अगला देखें रीज़न, पेज नंबर 40 पर आ जाओ। आपके पास रीज़न है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो अलॉय क्यों फॉर्म करते हैं। बच्चों उसकी वजह बड़ी आसान होती है कि जो ट्रांजिशन जितने भी आपके पास मेटल्स होते हैं ना इनके अंदर एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका कुछ एटॉमिक साइज होता है, इसके साथ साथ इनका ये कह लीजिए कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, तो बड़ी आसानी से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद अलॉय फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सारे के सारे अलॉय हैं। लिखोगे कहाँ से, पेज 40 पे आ जाओ, यहाँ से लिखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म से लेके वन एनदर तक। ठीक है, इतनी सी रीज़न बस आपने लिखनी है। अगला रीज़न देखिए क्या है,
ये जो अगला रीजन है बच्चों, ये मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट में कराया हुआ, इसको सिर्फ यहाँ समझा देती हूँ, वहां से इसका आंसर देख लीजिएगा। ये कहता है कि कॉपर +2 आयंस जो है वो ब्लू कलर का होता है और जिंक +2 आयन जो है वो कलरलेस होता है। इसकी वजह बहुत आसान है कि जिंक जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में सबसे आखिर में प्लेस है, तो इसका जो डी ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसमें क्या होता है कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ये कलरलेस होता है आमतौर पर, सही है। जबकि कॉपर जो उसके साथ ऐसी सूरत हाल नहीं है, इसका जो डी ऑर्बिटल ये पार्शियली फिल्ड होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, डी ट्रांजिशन सीरीज होती है। तो ये क्या करता है कि जब ये डी ट्रांजिशन चल रही होती है इसकी, तो उसमें मुख्तलिफ कलर के जो लाइट होते हैं वो सब के सब ये एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ ब्लू कलर इसमें से ट्रांसमिट होता है। इसी वजह से इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको ब्लू कलर का नजर आएगा। ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट में मार्क कराया हुआ है, ये वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट रीजन है पेज 36 पर आ जाओ। इसने पहले जो सवाल किया है वो मैं आपको बता दूं। ये कहता है कि क्रोमियम आयन जो है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4s2 3d4, लेकिन है क्या 4s1 3d5। इसका रीज़न क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इसका रीज़न बड़ा आसान है कि जो डी ऑर्बिटल है उसको अगर फिल करेंगे तो उसमें 10 मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और अगर वो हाफ फिल्ड होता है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब होता क्या है कि 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d का जो ऑर्बिटल है वहाँ चला जाता है क्रोमियम के केस में, तो उस तरीके से इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो क्या बन जाती है 4s1 3d5। ये कंपैरेटिवली स्टेबल होती है। एग्जैक्टली इसी तरह का केस ना आपको मिलेगा कॉपर में, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 4s1 3d10। तो इसकी वजह क्या होती है कि डी ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल होना चाहता है, इसी वजह से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d का जो ऑर्बिटल है ना वहाँ मूव करता है। लिखोगे कहाँ से? देखो यहाँ से लिखोगे, क्रोमियम कंटेन्स 4 सिंगल पैरेलल इलेक्ट्रॉन से लेके 3d5 तक लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम है, उसको भी साथ में इसके सपोर्ट के लिए लिखोगे, ये वाली क्रोमियम Z = 24, और ये पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको इस रीज़न के साथ सपोर्ट के लिए लिख दीजिएगा। अगर आपका यही रीज़न कॉपर में एग्जैक्टली इसको भी आपने इसी तरीके से लिखना है कि उसमें 4s1 3d10 होता है, और उसको सपोर्ट करने के फिर आप कॉपर वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेंशन करोगे, ठीक है। अगला जो रीज़न है वो भी इसी पेज पे मौजूद है। ये कहता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है जिंक की वो डिक्रीज है, बिल्कुल सबसे कम है। इसकी वजह देखें ये होती है कि जिंक पीरियोडिक टेबल में जो 3d सीरीज चली ना उसमें सबसे लास्ट में प्लेस होता है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, आपका एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता चला जाता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होती है ना ये कम होती चली जाती है। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, उसमें जो चार्ज होता है ये भी कम होता चला जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपकी कम होती चली जाती है। लिखेंगे कहाँ से? आप यहाँ से लिखेंगे, डाउन द ग्रुप से लेके ईजियर टू रिमूव तक लिखेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही रीजन वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब आप आ जाओगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की तरफ। तो देखिए लाइन से यहाँ पे तकरीबन 1 से लेकर 6 तक के रिएक्शंस हैं। मैं आपको जो सेम पेजेस वाले हैं वो पहले करवा देती हूँ। जैसे कि पेज नंबर 50 पे 2 हैं। एक तो ये कि रिएक्शन है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का कॉपर के साथ, फिर रिएक्शन है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर के साथ। इन दोनों को मार्क कर लीजिए पेज नंबर 50 पर। तो इस पेज पे आपको 2 रिएक्शन नजर आ रहे होंगे, एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक नाइट्रिक एसिड के साथ। इन दोनों को मार्क कर लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 48 पे मेरे पास रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ पैरामैग्नेट with oxalic acid and next है रिएक्शन ऑफ मैग्नीज with dilute सल्फ्यूरिक एसिड। पेज नंबर 48 पे दोनों मौजूद है जी। मैग्नीज का देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीज सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। यहाँ पे मैग्नेट आयन का देख लीजिए ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ये हाइड्रोजन आयन भी मौजूद है इसमें, इससे मैग्नीज आयंस बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये दोनों आप मार्क कर लीजिए यहाँ से। डाइक्रोमेट का फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन को मार्क कर लीजिए। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 है, ये फेरिक के साथ रिएक्शन करेगा, क्रोमियम आयन बनाएगा, फेरिक आयन बनाएगा, साथ में वाटर जो है वो रिलीज होगा। ये वाली रिएक्शन आपने मार्क करना है।
लास्ट रिएक्शन आपका बचा है आयरन का क्लोरीन के साथ 2 फेरिक प्लस 3 क्लोरीन, ये एक बनाएगा फेरिक क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट है ये भी मैंने आपको मार्क करा दिया, ठीक है। आप अपनी सहूलत के लिए ये किया कीजिए कि जिस तरीके से मैं पेंसिल से आगे मार्क कर लेती हूँ, की बना लेती हूँ, आप भी उन्हीं रिएक्शंस को एज इट इज की बना लिया कीजिए, ताकि पेपर्स के नज़दीक आपको पूरी बुक में से ढूंढना ना पड़े कि कौन सा रिएक्शन किस जगह मौजूद है। अगला जो सवाल है आपके पास वो है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। सीधा पेज नंबर 35 पर आ जाइए और देखिए क्या आंसर है इसका। जी यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन जो है ना, वहाँ पे यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा वैलेंस शेल, ठीक है। अब मैं आपको समझा देती हूँ। होता क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद होता है। तो इनका जो एटॉमिक साइज होता है या इनका जो आयोनिक स्टेट होता है, इनमें जो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ना, वो इस तरीके से जा रही होती है कि डी ऑर्बिटल सबसे लास्ट पे आ रहा था, यानी 4s और 3 ऑर्बिटल्स जो है उसमें इसकी फिलिंग होती है। तो क्योंकि इनके तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं, इसी वजह से इसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स के इंटरमीडिएट होती है, और ये पीरियोडिक टेबल जो है उसके बिल्कुल इंटरमीडिएट वाली पोजिशन जो है वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो इनको हम आउटर ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सीरीज में जाते हैं। फर्ज कर लीजिए कि अगर उनके आखिरी जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सीरीज में जाते तो फिर वो आउटर नहीं बल्कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से यहाँ तक मेंशन हो जाएंगी, जिसमें आपको यही बताया गया है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज जो है वहाँ पर मौजूद होंगे। 4s और 3D यही इनका लास्ट सीरीज चल रहा होता है, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो s और p ब्लॉक्स के इंटरमीडिएट होती है, इसीलिए इनको आउटर ट्रांजिशन कहते हैं क्योंकि इनकी आखिरी इलेक्ट्रॉन्स D सीरीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि डाइक्रोमेट जब वाटर के साथ इक्विलिब्रियम होता है तो इसमें pH चेंज किया होता है। इसको देखिएगा ज़रा, आप पेज 47 पर आ जाओ आप सीधा। बहुत इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन होता है। होता क्या है बच्चों कि जब भी हम डाइक्रोमेट को वाटर में फिल करते हैं तो डाइक्रोमेट का अपना कलर रेड होता है। जैसे आप वाटर डालते हैं इसमें तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, क्रोमेट आयन बना देता है और H आयन रिलीज होते हैं। अब ये क्रोमेट आयन किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। इस वक्त ध्यान में रखिएगा, आपके पास सोल्यूशन डाइक्रोमेट का था, वाटर डाला आपने, किस कलर में आ गया, क्रोमेट येलो फॉर्म हो गया। यहाँ पे वाटर जहन में रखो कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब जो केस होता है वो क्या होता है कि अगर आप इस सब्सटेंस में एसिड डाल देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम जो है एसिड डालने की वजह से H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे सपोर्ट करेगा और वो सॉल्यूशन जो आपका येलो सा था दोबारा रेड होने की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस सॉल्यूशन में बेस डाल देते हैं तो ये सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोमेट आयन ज्यादा फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और फिर ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब होगा और ये बेसिक मीडियम की वजह से किसमें हो जाएगा, येलो कलर को सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए pH जो है उसके चेंज की वजह से ये जो डाइक्रोमेट है इसका कलर कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होता है। एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है, रेड होता है, और जैसे ही मीडियम बेसिक होना स्टार्ट हो जाता है ये येलो शोन में आ जाता है। लिखोगे कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे और साथ में ये इक्वेशन सपोर्ट के लिए दोगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है टॉप से लेके मिडल तक, लेकिन जैसे मिडल पर आता है उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। वजह क्या है इसको देख लीजिए। पेज नंबर 35 पर आ जाओ, यहाँ से मार्क करना आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट से लेके एक्सेसिवली लार्ज और स्मॉल तक। अब देखो इसकी वजह क्या होती है कि जैसे जैसे टॉप पर होता है ना एलिमेंट तो इसमें मेटालिक क्लस्टर, शाइनिंग अपीयरेंस बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, मेलिएबल भी ज़्यादा होगा, डक्टाइल भी ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ये मिडिल पोर्शन में आना शुरू हो जाता है तो इसका जो एटॉमिक रेडिया है वो एकदम से फॉल हो जाता है, और फॉल होने के बाद अब इसका जो साइज़ है वो इंटरमीडिएट रेंज में आ जाता है, ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेजुअली क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ये इसका रीज़न, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, ठीक है, पेज नंबर 35 पर। अब लास्ट रह गया, ये देख लो कहाँ है। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको 3 एलॉयज पूछे गए, स्टेनलेस स्टील, ब्रास और ब्रोंज, और आपसे पूछा गया है इसकी कंपोजिशन क्या है। लाइन से मार्क कर लीजिएगा, पेज 40 है। स्टेनलेस स्टील जो है इसमें आयरन, क्रोमियम एंड निकल मौजूद है, और ये क्या करता है, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो इसमें इस्तेमाल होता है। इसने यूज़ नहीं पूछे लेकिन आप यूज़ बता दीजिएगा। ब्रास है, इसमें कॉपर एंड जिंक है, और ये प्लम्बिंग एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स यानी गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं उनमें बनाने में इस्तेमाल होता है। प्लम्बिंग का मतलब भी आपको मालूम होगा, इसमें जितने भी पाइप्स वगैरह होते हैं या सैनिटरी जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सबको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रॉन्ज जो है इसमें कॉपर एंड एल्युमिनियम होता है।
ये क्या करता है, मेडल है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैचूज़ हैं, कॉइन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, इन सबको बनाने में इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो है चैप्टर नंबर 2 की, ये मैंने कंप्लीट कर दी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने यकीनन इसके सेल्फ असेसमेंट भी देख लिए होंगे, इसको ज़रूर देखा कीजिए। ये बहुत मेहनत से मैं आपके लिए बनाती हूँ, आपके काम आने के लिए बनाती हूँ। अगर आपको अपनी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है जो इस चैनल पर आती है, तो प्लीज़ इसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दिया कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।